दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो यह वीडियो मैं बना रहा हूं वह ध्रुव राठी के एक वीडियो के जवाब के तौर पर बना रहा हूं, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को एक बहुत बड़ा फ्रॉड बताया है और उसके पक्ष में बहुत सारे दावे किए हैं। देखिए, इस देश में और इस परंपरा में प्रश्न पूछने को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। कृष्ण ने तो अर्जुन के प्रश्नों के जवाब देने के लिए पूरी गीता ही कह डाली थी, लेकिन प्रश्न पूछना एक अलग बात है और निर्णय सुना देना ये एक अलग बात है। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड कहकर उसके बारे में निर्णय दे दिया और सिर्फ प्रश्न नहीं उठाए। आज इस वीडियो में मैं उनके हर एक प्रश्न का सिलसिलेवार रूप से और वैज्ञानिक रूप से जवाब देने की कोशिश करूंगा और निर्णय मैं खुद नहीं लूंगा, निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ दूंगा। आप खुद फैसला करिए कि उनकी बात में दम है या मेरी बात में दम है और एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है या एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बता देता हूं। क्या मैं इस काबिल भी हूं कि इन प्रश्नों का जवाब दे पाऊं? तो मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पे शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी और ज्ञान को बढ़ावा दिया जाता था। इसलिए मैंने भी अपनी शिक्षा पूर्ण करी और कंपनी सेक्रेटरी, जो कि एक प्रतिष्ठित एग्जाम होता है, वह पास किया। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ लॉ भी किया, जो कि LLB कहलाता है। इसके अलावा पिछले 12 सालों से मैं ज्योतिष में रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने इसमें ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी प्राप्त करी है। सबसे पहले ध्रुव राठी अपने वीडियो में कुछ ज्योतिषियों की प्रेडिक्शंस को दिखाते हैं जो कि फेल हुई है। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि कभी कुछ ज्योतिषियों की गणना से कुछ प्रेडिक्शंस फेल हो जाती हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि कई सालों तक अंतरिक्ष में रिसर्च करने के बाद, इस ज्ञान को बहुत बढ़ाने के बाद भी आज भी कई मिशन फेल हो जाते हैं। आप सभी लोगों ने अमेरिका के नासा के कोलंबिया स्पेस शटल के बारे में तो सुना होगा। यह एक बहुत बड़ा डिजास्टर था जिसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवाई थी। भारत के इसरो के चंद्रयान मिशन में भी कुछ तकनीकी खामियां आई थी, जिसे आप गणितीय मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक कह सकते हैं। कई माइंस यानी कि खदान में आज भी ऐसे हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती। तकनीकी रूप से इतनी ज्यादा विकसित होने के बावजूद भी आज कई फैक्ट्रीज में हादसे होते हैं जहां काम करने वालों की मौत तक हो जाती है। मेडिकल साइंस में भी आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर पेशेंट को ढंग से डायग्नोज नहीं कर पाते हैं या उसका इलाज ढंग से नहीं कर पाते हैं। यह सब होने के बावजूद भी हम उसे एक ह्यूमन एरर या फिर कैलकुलेशंस की गलती बोल देते हैं। कभी भी उस साइंस पे उंगली नहीं उठाते हैं जिस साइंस के तहत यह काम हो रहा है। तो फिर ज्योतिष में अगर कुछ ह्यूमन एरर या कैलकुलेशंस की गणना में चूक होती है तो उस साइंस का हिस्सा समझना चाहिए, एक एवोल्यूशन प्रोसेस समझना चाहिए, ना कि एस्ट्रोलॉजी को एक बड़ा फ्रॉड कह देना चाहिए। इसके बाद ध्रुव राठी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि 10th क्लास का साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति भी बता सकता है कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि रमेश जो जनवरी में पैदा हुआ और सुरेश जो जुलाई में पैदा हुआ, दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसा ही लगेगा, अलग अलग नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्रुव राठी यह भूल जाते हैं कि ग्रहों से सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लगता है, ग्रहों से ऊर्जाएं और रेडिएशंस भी पृथ्वी तक आते हैं। यह भी 10th क्लास तक साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति जानता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य धरती पे लगातार ऊर्जा भेजता है जिसे हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं। जनवरी में पैदा हुआ व्यक्ति या जनवरी के मौसम में जब भारत में ठंड पड़ती है तो वो महसूस कर सकता है सूरज की गर्मी में एक शीतलता होती है। और वहीं अप्रैल या मई के महीने में जब भारत में गर्मी ग्रीष्म ऋतु होती है, उस टाइम सूरज की रोशनी बहुत प्रबल होती है। इसके अलावा जुलाई के मौसम में जब मानसून का मौसम रहता है तो सौर ऊर्जा से जुड़े लोग यह जानते हैं कि उस टाइम सौर ऊर्जा के उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। सन 1920 में एक रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर चिजेवेस्की ने अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च में 400 साल का डेटा का अध्ययन करने के बाद पाया कि हर 11वें साल में सूर्य में एक साइकिल होता है जिसे सन स्पॉट साइकिल या सोलर साइकिल भी कहते हैं। इसके बारे में आपको नेट पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने पाया कि जब यह सोलर साइकिल घटित होता है उस टाइम पे धरती पर भी कई घटनाएं ऐसी होती हैं
जो कि सामान्य नहीं है। उन्होंने इन घटनाओं को क्रांतियों से भी जोड़ा। उन्होंने देखा कि जो रूस में क्रांति घटी है यह उसी सोलर साइकिल के दौरान घटी है। जब यह बात स्टालिन को पता पड़ी तो स्टालिन बहुत हक्का बक्का रह गया। उन्होंने देखा कि चीजेवस्की ने इतने वैज्ञानिक ढंग से इसे साबित किया है कि उसने उसे जेल में डाल दिया। उसे यह डर था कि अगर क्रांतियों की घटने की वजह लोग सूर्य से जोड़ लेंगे तो उनके पूरे क्रांति के उद्देश्य पे ही फर्क पड़ जाएगा, उद्देश्य पे ही लोग सवाल उठाने लग जाएंगे। ऐसा हमेशा से होता आया है। एक बिल्कुल ही अलग तरह की रिसर्च जो कि जर्मनी में हुई उसमें भी यह साबित होता है। जर्मनी में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम और फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने अपना एक शोध पत्र प्रकाशित किया जियोलॉजी जर्नल में, जिसमें उन्होंने पाया कि जब यह सन स्पॉट साइकिल होता है, जिसे चीजेवस्की ने सोलर साइकिल का नाम दिया था, उस दौरान पेड़ों में बनने वाली रिंग्स, जिसे हम ट्री रिंग्स कहते हैं, उसमें अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन आ जाते हैं। यानी कि सोलर साइकिल के दौरान पेड़ पौधे अपने रिंग्स को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेते हैं। इससे यह साबित होता है कि पेड़ पौधों पे न सिर्फ सोलर साइकिल का फर्क पड़ता है बल्कि वह इसके प्रति रिस्पॉन्ड भी करते हैं। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जब पेड़ पौधों पर सोलर साइकिल का इतना फर्क पड़ता है तो हम इंसानों पर कितना फर्क पड़ता होगा। पेड़ों की फिजियोलॉजी ऐसी है कि हम उन्हें काट कर इस प्रभाव को देख सकते हैं। मनुष्यों पर यह प्रभाव उनके चित्त के स्तर पर पड़ता है, इसीलिए उसे फिजियोलॉजी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। लेकिन यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं और आप स्वयं निर्णय लें कि इंसानों पर यह फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद ध्रुव राठी बताते हैं कि 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच पैदा हुए लोगों की एक्वेरियस सनसाइन होती है और 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक के बीच पैदा हुए लोगों की पाइसेस सनसाइन होती है। उन्होंने यह बताया कि अगर बंटी 20 जनवरी को पैदा हुआ और बबली 18 फरवरी को पैदा हुई तो उन दोनों की सनसाइन एक ही होगी। वहीं 19 फरवरी को पैदा हुए बबलू की सनसाइन बदल जाएगी जो बबली से सिर्फ एक दिन बाद पैदा हुआ है, और दोनों के नेचर में जमीन आसमान का परिवर्तन आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो ध्रुव राठी का प्रश्न है कि जब बंटी और बबली के जन्म तिथि में या जन्म तारीख में इतना ज़्यादा अंतर है फिर भी उनका नेचर एक ही रहेगा, और वहीं एक दिन के पश्चात जब बबलू का जन्म होता है तो उसका नेचर अलग हो जाएगा, ऐसा कैसे? तो पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ पर ध्रुव राठी ने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई भेद नहीं किया है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहीं वैदिक ज्योतिष में मून साइन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, वहीं चंद्रमा एक राशि में मात्र 2.5 दिन रहता है। दूसरी बात यह कि शायद ध्रुव राठी को वैदिक ज्योतिष में डिग्रीज यानी अंश का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। एक राशि 30 डिग्री की होती है और जब कोई ग्रह 0 डिग्री के पास होता है तो वह अपनी पिछली राशि के गुण धर्म को पूरी तरीके से छोड़ता नहीं है, और वहीं यदि वह 30 अंश के पास पहुंच जाता है तो वह अपने आने वाली राशि के गुण धर्म को भी अपनाना शुरू कर देता है। जब कोई वैदिक ज्योतिषी जन्म राशि के अनुसार फलादेश करता है और व्यक्तित्व के बारे में बताता है तो वह सबसे पहले चंद्रमा की डिग्रीज देखता है और उसके बाद ही फलित करता है। अच्छा होता यदि यह दावा करने से पहले ध्रुव राठी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी सीख लेते या थोड़ी एस्ट्रोलॉजी समझ लेते। फिर ध्रुव राठी यह प्रश्न उठाते हैं कि कैसे दो जुड़वा बच्चों में एक ही समय पैदा होने के बावजूद बहुत ज्यादा अंतर पाए जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी ध्रुव राठी ने अपनी रिसर्च में थोड़ी चूक कर दी है। जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विंस जिन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है और दूसरे फ्रैटर्नल ट्विंस जिन्हें डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो माँ के एक ही अंडे के फर्टिलाइजेशन होने के कारण होते हैं, जो स्प्लिट होने के बाद जुड़वा बन जाते हैं। वहीं फ्रैटर्नल ट्विंस दो अलग अलग अंडों के फर्टिलाइजेशन से होने वाले जुड़वा बच्चे होते हैं। ज्योतिष में जन्म का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक जन्म का समय तो वह होता है जबकि गर्भ धारण होता है और पिंड में आत्मा का प्रवेश होता है, और दूसरा गर्भधारण होता है जब गर्भनाल शिशु के जन्म के बाद काटी जाती है। आइडेंटिकल ट्विंस में गर्भधारण का समय एक ही होता है, हो सकता है जन्म समय के बाद उनकी गर्भनाल काटने में अंतर हो। वहीं फ्रैटर्नल ट्विंस के गर्भधारण के समय में भी अंतर हो सकता है। किसी ज्योतिषी द्वारा या सामान्य व्यक्ति द्वारा यह जानना बहुत कठिन है कि गर्भधारण का समय क्या है। इसीलिए जब गर्भनाल काटी जाती है उसी को जन्म का समय मानकर फलित किया जाता है।
अब आपको मैं बता दूं, शायद ध्रुव राठी को यह पता नहीं है और कई सामान्य व्यक्तियों को भी यह पता नहीं है और पता होने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जुड़वा बच्चों का फलादेश उनकी मुख्य कुंडली को देखकर नहीं किया जाता है, बल्कि उनके वर्ग कुंडली को देख के किया जाता है। वर्ग कुंडली में मिनट्स के अंतर के कारण भी बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाता है, जैसे कि षष्ठी आमसा यानी कि D60 चार्ट, जिसमें 1 मिनट के अंतर से भी ग्रहों की पोजीशन और लग्न बदल जाते हैं। ऐसे ही कई वर्ग चार्ट होते हैं जो जीवन के हिस्सों को, अलग अलग हिस्सों को देखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यह वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, यह सिर्फ वैदिक यानी हिंदू ज्योतिष का ही एक पार्ट है। शायद ध्रुव राठी को इस बारे में और रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। अब मैं आपको जुड़वा बच्चों के बारे में हुई एक बहुत चौंका देने वाली डॉक्यूमेंट्री और रिसर्च के बारे में बताता हूँ। BBC रील की एक डॉक्यूमेंट्री है जो YouTube पे उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि 1960 के दशक में अमेरिका में एक बहुत कंट्रोवर्शियल रिसर्च हुई थी, जिसमें एक एडॉप्शन एजेंसी लुइस वाइस सर्विसेज के साथ मिलकर कुछ वैज्ञानिकों के समूह ने एक प्रयोग किया। उन्होंने आइडेंटिकल ट्विंस को बचपन में ही 2 अलग अलग परिवार में गोद दे दिया। उसके बाद उनके ऊपर में हर साल वॉच रखी गई, पूरा डेटा एकत्रित किया गया और दोनों को आपस में मिलने नहीं दिया गया। दोनों एकदम ही अलग परिवेश में बड़े हुए। इस शोध के जो रिजल्ट थे वो बहुत चौंकाने वाले थे। हालांकि इस शोध को बीच में ही रोकना पड़ा, पर आप इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं कि उन्होंने बाद में यह खुलासे किए कि दोनों आइडेंटिकल ट्विंस जो कि अलग अलग परिवेश में बड़े हुए हैं, उनमें बहुत समानताएं पाई गई। उनकी चॉइसेस एक जैसी थी, उनकी बहुत सारी आदतें एक जैसी थी, यहाँ तक कि कई ट्विंस ने तो प्रोफेशन भी एक जैसा ही चूज किया था। यह बहुत ही चौंका देने वाला रिजल्ट था। इस डॉक्यूमेंट्री का एक अंश मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, जिसमें यह साइंटिस्ट बता रही है कि कैसे आइडेंटिकल ट्विंस में कितनी समानताएं पाई गई। We find some amazing similarities in identical twins raised apart, many more than we ever would have anticipated. Not just in the more traditional areas, but in some more unusual habits, such as a pair of twins who both used to scatter love letters around the house to their wives, and both bit their nails down to the nub, and both explained their same mixed headache syndrome in exactly the same way as if someone is beating on their head with a hammer. These are very challenging, and you can ask yourself, are they due to just random chance? My answer to that is no, they're not. And the rarer they are, the more I believe it's somehow tied to their genes and the way the genes interact with their environments to produce these kinds of unusual similarities. This is certainly the case for Pauline and Pamela, who mirror each other in extraordinary ways. I always knew she was pregnant more or less about the same time she did, because I used to get the pregnancy arthritis in my fingers. And she used to come to me and say, "You're pregnant again, aren't you?" We've had similar operations, but it might be the other leg. We do sort of mirror each other, and it is bizarre. अब यह क्लिप देखिए, जिसमें BBC की होस्ट साइंटिस्ट से पूछ रही है कि अगर हमारे जीन्स हमारे बिहेवियर पे इतना फर्क डालते हैं, तो फिर हमारे खुद की चॉइसेस और हमारे कंट्रोल का क्या रोल है। तब बहुत ही खूबसूरती से यह साइंटिस्ट जवाब देती है कि जीन्स डिटर्मिनिस्टिक वे में नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक वे में काम करते हैं। जीन DNA एक होने के बावजूद भी जीन एक्सप्रेशंस उनके वातावरण से इंटरेक्ट करके अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके से बिहेव करेंगे उसमें अंतर पाया जा सकता है। यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस में बहुत सारी समानताएं होने के बावजूद भी कुछ चीजों में अंतर हो सकते हैं। And when people hear about twin studies and how much of our nature seems to be genetically determined, does that, take away from our own sense of agency or our own control? It's very important to appreciate that genes do not work in deterministic ways. They work in probabilistic ways. They predispose, but they do not provide the final word. Just because you have a gene doesn't mean it will always be expressed. It takes a certain environment to bring that out. We all have genes that will be expressed given a particular environment. With identical twins, they have the same DNA, but sometimes gene expression can occur in one twin and not the other, and this can create differences between them. And these environmental differences that trigger different gene expression might even start in the womb. And so it doesn't mean that we're set in stone, that we can't change. And describe to me how you two complement each other. Although you are identical and that bond is always there, you are different as well. You've got your own opinions and your personalities.
और यही महीन अंतर हम उनकी वर्ग कुंडली के अध्ययन से पता कर सकते हैं। ज्योतिष भी यही बात करता है, जैसे दो जुड़वा बच्चों में बहुत सी समानताएं वैसे भी मिलेंगी, यानी उनके माँ बाप एक हैं तो डेफिनेटली उनका जो लालन पोषण होगा, उनकी जो अपब्रिंगिंग होगी वह एक जैसी होगी। उन्हें जो खान पान की सुविधाएं और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी वह भी लगभग एक जैसी होंगी। यहाँ तक कि उन्हें जो अवसर दिए जाएंगे वह भी लगभग एक जैसे ही होंगे। लेकिन क्योंकि जीन एक्सप्रेशंस अपने वातावरण से इंटरेक्ट करते हैं, इस वजह से उनकी चॉइसेस में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं और यही एक कारण है कि उन दोनों में बहुत अंतर हो सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी सिमिलरिटीज तो होंगी ही। यह भिन्नताएं फ्रेटर्नल ट्विंस में ज़्यादा दिखेंगी क्योंकि उनके गर्भधारण के समय में अंतर होता है, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में यह भिन्नताएं बहुत कम होंगी। यहाँ तक कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दो आइडेंटिकल ट्विंस की आपस में चमड़ियाँ एक दूसरे को दी जा सकती है, यानी कि ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं बिना किसी परेशानी के। आप इस बारे में यह लेख पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर ध्रुव राठी बात करते हैं कि कैसे किसी भूकंप में या किसी प्राकृतिक त्रासदी में कई लोगों की मृत्यु एक साथ हो जाती है, और अगर ऐसा है तो क्या उन सभी की राशियां एक ही होंगी। तो यहाँ पर भी ध्रुव राठी की ज्योतिष के बारे में जानकारी की कमी साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि ज्योतिष में जो मृत्यु के कारण या आयु की गणना के उपाय बताए गए हैं उनमें कहीं भी जन्म राशि की बात नहीं की गई है। मृत्यु मार्केश द्वारा भी हो सकती है, अष्टमेश द्वारा भी हो सकती है, लग्नेश के कमज़ोर होने की वजह से भी हो सकती है, 22वें दृष्कांड या 64वें नौमांश की वजह से भी हो सकती है, या फिर दूसरे खलेश की वजह से भी हो सकती है। यहाँ कहीं पे भी जन्म राशि की बात ही नहीं की गई है। हो सकता है जिन लोगों की मृत्यु हुई हो उनकी जन्म राशि अलग हो, लेकिन फिर भी मृत्यु के जो कारण ज्योतिष में बताए गए हैं उनमें से कुछ न कुछ कारण उनकी कुंडलियों में अवश्य देखने को मिलेंगे। फिर ध्रुव राठी बात करते हैं उपायों की और कहते हैं कि यदि भविष्य और भाग्य पहले से ही डिसाइडेड है तो फिर उपायों की क्या ज़रूरत है, और क्या मामूली से उपाय करने से ग्रह अपने अवसर में परिवर्तन ले आएंगे। ज्योतिष में उपायों का एक अलग ही विज्ञान है। पहला उपाय तो मनुष्य का ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है तो ज्योतिषी अपने ज्ञान से उसमें विवेक और संयम जागृत करने की कोशिश करता है, जिससे वह बेहतर डिसीजन ले सकता है और एक दिशा मिल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जीवन की दिशा और गति जिसमें हम जी रहे हैं और प्राकृतिक रूप से जो जीवन की दिशा और गति है उसमें बेहद असमानताएं पाई जाती हैं। इसीलिए ज्योतिष के उपाय हमारे जीवन को प्राकृतिक जीवन के दिशा और गति से सामंजस्य बिठाने की ओर एक प्रयास मात्र होता है। जैसे कि गल्फ गुनियन फिश, इसके बारे में आपने सुना होगा। यह समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली है जो उतरते हुए समुद्र में तट पर आकर अपने अंडे दे जाती है रेत में, और 15 दिन बाद जब समुद्र उसी जगह पर वापस से आता है तब उन अंडों में से बच्चे निकलना प्रारंभ करते हैं और पानी के बहाव के साथ वापस समुद्र में आ जाते हैं। अब आप गौर करें कि यह टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। समुद्र जब ठीक उसी स्थिति में होता है जब अंडे दिए थे, यानी कि मछलियों को लो टाइड और हाई टाइड के बारे में पूरी जानकारी पहले से थी। मछलियों को पता था कि समुद्र कब उस तरफ जा रहा है जहां पे उन्होंने अंडे दिए हैं। कई सालों से अनवरत यह प्रक्रिया चालू है और आज तक मछलियों ने इस गणना में कभी चूक नहीं करी। अगर चूक करती तो उनकी पूरी नस्ल ही खत्म हो सकती थी। वैज्ञानिकों ने इन मछलियों पर कई अध्ययन किए और कई अध्ययन के बाद और प्रयोगों के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि मछलियों को यह जानकारी चंद्रमा से मिलती है। सिर्फ चंद्रमा से ही उन्हें पता चलता है कि समुद्र वापस उस स्थिति में कब आएगा, कौन सा समय है जब उन्हें अंडे देना है, क्योंकि यह मछलियों ने अपने जीवन को प्राकृतिक जीवन से पूरी तरह से सामंजस्य में रख रखा है, इसलिए यह संकेत उन तक पहुंच जाते हैं। और हम मनुष्य एक कृत्रिम जीवन जीते हैं और प्राकृतिक जीवन से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, इसलिए हमारे सेंसेस इन प्राकृतिक सिग्नल को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ज्योतिष में उपाय आपको प्राकृतिक जीवन से सामंजस्य बैठाने की एक कोशिश मात्र है। यहाँ पर यह भी समझ लेना बेहद जरूरी है कि वैदिक ज्योतिषी और एक साइकिक या हीलर या सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबाओं में क्या अंतर होता है। जिन लोगों की क्लिपिंग्स ध्रुव राठी ने दिखाई है उन्होंने कभी भी वैदिक ज्योतिषी होने का दावा नहीं किया है। वो हो सकते हैं अपने आप को साइकिक या हीलर मानते हों और लोग उन पर भरोसा करते हों, पर इससे कहीं भी यह साबित नहीं होता कि वैदिक ज्योतिषी फ्रॉड है या वैदिक ज्योतिष एक फ्रॉड है।
फिर भी यह निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। फिर ध्रुव राठी बात करते हैं कि शादी के लिए कुंडली मिलाने के बावजूद भी कई लोगों का डिवोर्स हो जाता है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि कुंडली मिलान का अर्थ आखिर होता क्या है। सामान्य भाषा में जिसे कुंडली मिलान कहा जाता है वह असल में कुंडली मिलान है ही नहीं, वह गुण मिलान कहा जाता है। गुण मिलान कुंडली मिलान का एक हिस्सा मात्र है। जब कुंडली मिलान किया जाता है तो गुण मिलान के साथ साथ यह भी देखा जाता है कि दोनों व्यक्तियों की कुंडली कैसी है, उसमें आयु कितनी होगी, उन दोनों के आने वाली दशा अंतर्दशा कैसी होगी और उन दोनों के समय में क्या सामंजस्य है, और उसके बाद ही विवाह के लिए हाँ या ना किया जाता है। आजकल कुछ लोग सॉफ्टवेयर पर खुद ही गुण मिलान कर लेते हैं और समझते हैं कि कुंडली मिलान हो गया। अधूरा ज्ञान तो आपको धोखा ही देगा, और यह अधूरा ज्ञान कई ज्योतिषियों को भी होता है। जैसे कई झोला छाप अपने आप को मेडिकल डॉक्टर कहते हैं और दवाई देना चालू कर देते हैं, ऐसे ही कुछ लोग 2-4 किताबें पढ़कर अपने आप को ज्योतिषी कहना चालू कर देते हैं। आपको ज्योतिषियों को समझने के बजाय ज्योतिष को समझने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी विद्या जब अपात्र के पास पहुंच जाती है तो उसका सत्यानाश होना निश्चित होता है। पहले ज्योतिष सिर्फ पात्र को ही सिखाया जाता था और यह सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही सीखा जा सकता था। ज्योतिष का प्रयोग ऋषि मुनि ज्ञानी अपने आप को प्रकृति से जोड़ के उसमें सामंजस्य बिठाकर अपनी चेतना के स्तर के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के प्रयास के लिए किया करते थे, या फिर राज दरबार में कुछ राजा महाराजा इसका प्रयोग कुछ ऐसे निर्णयों को लेने के लिए करते थे जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे कि पूरे समाज का और जनता का कुछ फायदा हो। आप इस विषय पर मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने ज्योतिष के ओरिजिन से लेकर आज तक उसमें घटने वाली घटनाओं के बारे में बेहद विस्तार से बताया है। आप इसे जरूर देखें। ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु किसी न किसी तरीके से दूसरे को प्रभावित करती ही है। हम सब जानते हैं कि सौर मंडल में पाए जाने वाले ग्रह सूरज का हिस्सा थे और सूर्य से ही अलग होकर बने हैं। पृथ्वी भी कभी सूर्य का ही हिस्सा रही थी, इसीलिए सूर्य का प्रभाव सौर मंडल के सभी ग्रहों पर पड़ता है और पृथ्वी पर भी पड़ता है। और चूंकि आपस में यह कनेक्टेड है, इसीलिए अन्य ग्रहों का प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ता है, और चूंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम पर भी पड़ेगा ही। अमेरिकन ऑथर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट एल रॉन हुबार्ड ने एक बेहद महत्वपूर्ण खोज करी, जिसे वह टाइम ट्रैक कहते हैं। यह खोज पश्चिम के लिए तो नहीं है, लेकिन पूर्व में इसे वैदिक काल से ही जाना जाता है। उन्होंने पाया कि हम इंसान हमारे आसपास की सारी घटनाओं को अपने अंतर्मन पे और अवचेतन मन पे लगातार रिकॉर्ड करते आते हैं। उन्होंने पाया कि बचपन से लेकर आज तक सारी घटनाओं को हमारा अंतर्मन या अवचेतन मन लगातार रिकॉर्ड करता है, और यह सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर एक तरीके से छपी हुई है। और वह यह भी कहते हैं कि ना सिर्फ इस जन्म की घटनाएं बल्कि पिछले जन्मों की घटनाएं भी आपके अंतर्मन में दर्ज हैं, और अगर सही विधि का ज्ञान हो तो इन घटनाओं को वापस से रिक्रिएट किया जा सकता है, यानी पुनः जिया जा सकता है। ध्यान रहे कि हुबार्ड एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिज्म में पूर्व जन्मों को नहीं माना जाता, लेकिन उनके द्वारा की गई खोज कुछ और ही कहानी कहती है। हुबार्ड ने कई लोगों पर प्रयोग करके उनकी कई साइकोलॉजिकल बीमारियों को, मानसिक बीमारियों को फिर से ठीक किया, टाइम ट्रैक पे उन्हें पीछे ले जाकर। अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ज्योतिष 3 तरह के फलित की बात करता है। पहला असेंशियल, यानी ऐसी चीजें जो होना ही है, जैसे कि आपका जन्म है, मृत्यु है, आपके साथ होने वाली घटनाएं हैं, सर्कमस्टेंसेस यानी कि ये घटना है। दूसरी आती है सेमी असेंशियल, यानी ऐसी घटनाएं जिन पर आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आज के ज़माने में जब आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप दवाई लेके, ट्रीटमेंट लेके अपने स्वास्थ्य के स्तर को उठा सकते हैं। वैसे ही आपके साथ होने वाले सर्कमस्टेंसेस तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर में आप कैसा रिएक्ट करेंगे यह आपके कंट्रोल में है। आपका जन्मजात बिहेवियर तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान से आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके संबंध आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उन संबंधों में आप कैसा रहेंगे यह आपके कंट्रोल में है। आपका पुरुषार्थ आपके कंट्रोल में है। तीसरी तरह की कैटेगरी होती है नॉन एसेंशियल कैटेगरी। इसे समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि हम मनुष्य एक सूडो वर्ल्ड में रहते हैं, जिसे कि कृत्रिम दुनिया भी कह सकते हैं। इस कृत्रिम दुनिया के नियम अलग हैं। जैसे
आप एक कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में आपका कोई सीईओ है, उस कंपनी में आपके सहकर्मी भी हैं और वहां पे आपके अधीनस्थ कर्मचारी यानी कि जूनियर्स भी हैं। आप रोज सुबह अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, काम करते हैं। आप रोज सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, काम करते हैं, दिन भर अपना समय वहां व्यतीत करते हैं, शाम को घर आते हैं। यह सारी व्यवस्थाएं मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं, यानी कि कृत्रिम व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, इसके बारे में कुछ इशारे तो ज्योतिष द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी 100% गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि यदि आप एक विद्यार्थी हैं और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि यदि आप टॉप 100 में हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं। तो ऐसी परीक्षा के टाइम पे ज्योतिषी आपको क्या बता सकता है? वह यह तो बता सकता है कि आपका मानसिक स्तर अभी कैसा है, आप बौद्धिक स्तर पर अभी कहां पर हैं, आप अपनी क्षमताओं का दोहन किस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यह 100% गारंटी से बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह कृत्रिम व्यवस्था है। हाँ, आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उससे आपकी संभावनाएं जरूर बढ़ जाएंगी। ऐसे ही नौकरी में आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, यह बताना मुश्किल है, किंतु यह बताया जा सकता है कि अभी फिलहाल आप अपनी कार्यस्थल पर क्षमताओं का किस तरीके से दोहन कर रहे हैं और क्या आप वहां पर अच्छा परफॉर्म करने की स्थिति में हैं या नहीं। आपको अन्य नौकरियों के अवसर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे यह तो बताया जा सकता है, लेकिन उन अवसरों को आप किस ढंग से भुना पाएंगे या नहीं भुना पाएंगे, इसके बारे में 100% गारंटी से कहना मुश्किल है। हाँ, यह तो बताया जा सकता है कि अभी चांसेस हैं जिसमें आपके जॉब परिवर्तन के योग बन रहे हैं, लेकिन आप इस अवसर को पूरी तरीके से भुना पाएंगे या नहीं, यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ सकते हैं इन 3 तरह के फलितों में ज्योतिष किस तरीके से काम करता है। तो यह था ध्रुव राठी के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने का एक प्रयास। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो ध्रुव राठी तक भी पहुंचे, ताकि वह भी यह जान पाए कि जिस शास्त्र पर उन्होंने उंगली उठाई है, अच्छा होता यदि उसके बारे में वो पहले से और ज्यादा अध्ययन कर लेते। तो मैं आप पर यह निर्णय छोड़ता हूं कि आप इन तथ्यों को, इन जानकारी को सुनने के बाद खुद निर्णय लें कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा फ्रॉड है या फिर एक नेचुरल प्राकृतिक ज्ञान। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर, किसी और जानकारी के साथ। तब तक ईश्वर आपको बहुत सफलता दे। नमस्कार।